हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए भैया, नेक्स्ट वीडियो आपका फिर से आ गया है स्क्रीन पे। और टॉप 20 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के, जो आपकी अभी एग्जाम लगे हुए हैं, एनडीए, एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, और अभी आपका एयरफोर्स बहुत जल्दी आने वाला है। तो उसी के लिए ये सब वीडियो बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है कंटेंट्स मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन टैग भी होगा आपका, जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, प्रीपोजिशन के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इसी पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट आगे देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ये सब बेटा आपका जो है इंग्लिश प्रैक्टिस बैच, न्यू बैच जो स्टार्ट आपको जो है आज मुझसे होना था 25 दिसंबर से, लेकिन किसी भी टेक्निकल इशू के कारण जो है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आज नहीं मिल पाएगी क्लास। और ये क्लास आपको जो है 2 जनवरी से आपको मिलेगी, यानी 2 जनवरी से नए साल से ही हम लोग करेंगे। 1 तारीख को तो आप लोग जो है बढ़िया इंजॉय कर रहे होंगे, इसलिए 1 जनवरी को कोई क्लास नहीं होगी। आपकी जो भी क्लासेस होगी वो 2 जनवरी से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। चलिए भाई, आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आते हैं जल्दी से। ये आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन, बताइए जल्दी से फटाफट क्या होगा आंसर। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से बताइए क्या होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है आपको। लिखा हुआ ही इज प्राउड ऑफ हिज प्रोफिशिएंसी संस्कृत। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा दक्षता होती है, कुशल होता है, कुशलता होती है। यानी बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, यानी किसी भी कार्य में निपुण होना होता है। दक्षता कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कुशलता, यानी एक्सपर्ट, स्किलफुल कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, प्रोफिशिएंसी का अगर पूछ दिया जाए सिनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, तो आप कह देंगे हो जाएगा आपका स्किलफुल कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य में वो कैसा है, निपुण है। तो लिखा हुआ है ही इज प्राउड ऑफ हिज प्रोफिशिएंसी डॉट डॉट संस्कृत, यानी वह संस्कृत में क्या है, तो यहाँ पे संस्कृत लिखा हुआ है, यानी कि आपका क्या है, संस्कृत, यानी ये सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, हमने बताया था सभी के साथ केवल मैथमेटिक्स गणित वाले विषय को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, इन, और मैथमेटिक्स के साथ हमेशा एट आता है। याद रखिएगा, ये आपका एक्सेप्शनल है, ये अपवादी है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं इन सभी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन तो इन लगाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ में हमेशा एट आता है। तो यहाँ पे संस्कृत लिखा था, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ही इज प्राउड ऑफ हिज प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। क्लियर। अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे, गणित वाले विषय की बात करेंगे, तो एट लगाएंगे। और याद रखिएगा अभी लास्ट टाइम पे जो है एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया था, वहां पे मैथमेटिक्स यानी गणित वाला विषय ना लिख के वहां पे कैलकुलेशन या कैलकुलेटर अगर कुछ भी दे दिया जाए, कैलकुलेशन हो या फिर कैलकुलेटर हो, जहां पे मल्टीपल डिजिट की बात आ जाती है, तो वहां पे वो गणित की बात की जाती है, वहां पे हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, एट, और सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा प्रीपोजिशन इन। क्लियर, ये आपको हो गया हो क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट। चलिए भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा आंसर, बताएं जल्दी से भाई। सेकेंड नंबर, आज हम लोगों को टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। बताइए जल्दी से क्या होगा। ही जम्प डॉट डॉट द वाटर, ये बेटा स्मॉल लेटर में होना चाहिए था, कैपिटल लेटर में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा। ये स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ द। चलिए बताइए, ये आपकी गलती नहीं है, फिल करना है। बताइए जल्दी से क्या होगा आपका आंसर। लिखा हुआ आपका ही जम्प डॉट डॉट द वाटर एंड स्टार्टेड स्विमिंग, यानी वह पहले क्या हुआ, नदी में कूदा, उसके बाद में द वाटर, ही जम्प्ड इनटू द वाटर होना चाहिए था। यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था इन होता है बेटा स्टैटिक कंडीशन के लिए, इन का यूज होता है स्टैटिक कंडीशन के लिए होता है बेटा, यानी स्थिर अवस्था के लिए। और इनटू का जो यूज होता है वो मूवमेंट, गतिशील अवस्था के लिए हम लोग इनटू का यूज करेंगे, और स्थिर अवस्था की बात आएगी तो इन लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं मेरा बॉस ऑफिस के अंदर है, तो माई बॉस इज इन द ऑफिस होगा, तो इन लगाएंगे। जैसे कहते हैं मेरा जो है ऑफिसर
ऑफिस के अंदर है तो माई ऑफिसर इज इन द ऑफिस, मेरा बॉस रूम के अंदर है तो माई बॉस इज इन द रूम होगा। बट जब बेटा यहाँ पे मूवमेंट की बात आ जाए, गति की बात आ जाए, जब एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाने की बात आ जाए तो वहां पे इनटू का यूज करेंगे। जैसे राम नदी में कूदा तो राम जंप्ड इनटू द रिवर होगा, इन द रिवर नहीं होगा, क्योंकि वो एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं ही जंप्ड इनटू द वाटर, इसका मतलब वो क्या हुआ, पानी में कूदा और उसने क्या कर दिया, तैरना स्टार्ट कर दिया, यानी आपका आंसर हो जाएगा इनटू, यानी ही जंप्ड इनटू द वाटर एंड स्टार्टेड स्विमिंग, वह पानी में कूद गया और उसने क्या करना, तैरना करना जो है स्टार्ट कर दिया। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े फटाफट, जल्दी से बताइए नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं आपके। चलिए बताइए जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चंस आपका है थर्ड, बताएं क्या होगा, यू कैन, बताइए जल्दी से क्या होगा, यू कैन मेक द जर्नी डॉट डॉट फुट, क्या भरेंगे यहां पे प्रीपोजिशन, जल्दी से बताइए क्या फिल करेंगे, यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जल्दी से फटाफट। यहां पे लिखा हुआ था फुट, याद रखिएगा हमने आपको बताया था, जो ऑफलाइन बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो उनको पता होगा, इसका आंसर आ चुका होगा, हमें मालूम है। यहां पे देखिएगा एक आपका होता है ऑन, एक आपका होता है ऑन और एक होता है आपका बाई। जब बेटा हम लोग पैदल चलेंगे, जब हम लोग पैदल यात्रा करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑन आता है, जब हम लोग बेटा पैदल यात्रा कर रहे होंगे, जब पैदल यात्रा करेंगे तो प्रीपोजिशन ऑन आता है, क्लियर। और जब हम किसी साधन से यात्रा करेंगे तो यार बाई आएगा, तो याद रखिए जब हम किसी साधन से यात्रा करेंगे तो प्रीपोजिशन क्या आएगा, बाई। जब साधन से यात्रा करते हैं हम लोग तो बाई प्रीपोजिशन का यूज होता है, और जब हम पैदल यात्रा करेंगे तो ऑन आएगा। तो कह रहा है यू कैन मेक द जर्नी डॉट डॉट फुट, मतलब पैरों की द्वारा बात कर रहा है, यानी जब हम पैरों द्वारा चलेंगे, पैरों द्वारा यात्रा करेंगे तो ऑन लगाएंगे, जब किसी साधन से यात्रा करेंगे तो बाई। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पैदल जाएगा तो ऑन फुट। जैसे हम आपसे कहते हैं मेरी माताजी पैदल मंदिर जाती हैं, तो माई मदर गोज टू टेम्पल ऑन फुट होगा, बाय फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा, क्योंकि पैरों द्वारा जा रही है, क्लियर। अच्छा, और दूसरी चीज जब हम किसी साधन से यात्रा करेंगे तो प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे। हमने कहा किससे गए हो आप, किससे यात्रा करके, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय स्कूटर। और तीसरी बात याद रखिएगा, जब हम बेटा किसी मार्ग से होकर गुजरते हैं, जब हम किसी मार्ग यानी किसी रास्ते से होकर गुजरते हैं तो भी प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई। हमने आपसे कहा कहां से आए हो, बाय रोड, बाय सी समुद्र से, बाय एयर। जब हम किसी मार्ग से होकर यात्रा करेंगे तो भी प्रीपोजिशन बाई आएगा, जब हम किसी साधन से यात्रा करेंगे तो भी प्रीपोजिशन बाई आएगा, और जब हम पैदल यात्रा करेंगे तो प्रीपोजिशन ऑन आएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से बताइए नेक्स्ट। आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आपके हैं, देखिए कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। चलिए भैया जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है, और अमेरिका वॉज डॉट डॉट बाय कोलंबस, बताइए क्या होगा आंसर इसका। यहाँ पे क्या भरेंगे, यानी अमेरिका की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, कोलंबस के द्वारा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहले ऑप्शन में फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म, ये पाना होता है, ये गलत हो गया। रीच मतलब पहुंचना, ये भी गलत है। और इन्वेंटेड मतलब होता है आविष्कार करना होता है, इसका मतलब होता है आविष्कार करना होता है। और अमेरिका की जो है आविष्कार तो किया नहीं गया था अमेरिका का, इसका मतलब डिस्कवर्ड यानी खोजना होता है, खोज करना होता है या खोजना होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, यानी अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, कोलंबस के द्वारा, यानी अमेरिका की खोज की गई थी, ना कि आविष्कार। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस टी ऑप्शन को टिक कर देंगे, यानी वो इन्वेंटेड कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका का आविष्कार नहीं किया गया था, अमेरिका की क्या की गई थी बेटा, खोज की गई थी। क्या होगी, की गई थी बेटा, खोज की गई थी। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक जीएस का भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, यानी हम लोग इंग्लिश के साथ साथ अब जीएस भी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी इसकी भी आपसे फीस लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा अलग से। यहां देखिए बेटा जल्दी से, तो अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, कोलंबस के द्वारा। ये आपके जीएस में भी क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, आप कहेंगे आंसर हो जाएगा कोलंबस। क्लियर भैया। इसी तरीके से अगर एक हम आपको क्वेश्चन देते, बताइएगा क्या होगा। लिखा हुआ है आपका हु डिस्कवर्ड रेडियम होगा, हु डिस्कवर्ड रेडियम होगा, या बताइए आपका हु इन्वेंटेड
हु इन्वेंटेड रेडियम होगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, हु डिस्कवर्ड रेडियम होगा या फिर हु इन्वेंटेड रेडियम होगा। जल्दी से बताइए, रेडियम का आविष्कार किया गया था या रेडियम की खोज की गई थी। तो आप कहेंगे सर रेडियम का क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था, ना कि खोज की गई थी। यानी आई आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, यानी हु इन्वेंटेड रेडियम आपका आंसर होगा, क्योंकि रेडियम की जो है आविष्कार किया गया था, ना कि खोज की गई थी। क्लियर, और अमेरिका की खोज की गई, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये आपके दोनों पेपर में आए हुए क्वेश्चन है एयरफोर्स में। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट, जल्दी से बताइए, बढ़िया क्वेश्चंस आपके लेके आए हम लोग, डिस्कस करेंगे। जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा आपका आंसर, जल्दी से बताएं। क्वेश्चंस आपका आ गया है स्क्रीन पे, जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए। माई कजिन विल अराइव डॉट डॉट संडे, बताओ जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका। ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिखा हुआ है माई कजिन विल अराइव संडे, यानी संडे जो लिखा हुआ बेटा आपका ये डे है, आपका दिन है। तो याद रखिएगा दिन, दिनांक, महीनों, इनके नामों के पहले किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। किसका यूज होता है, ऑन का। आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा माई कजिन विल अराइव ऑन संडे। तो याद रखिएगा दिन, दिनांक, महीनों के नामों के पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आता है। चाहे आपका डे लिखा हो, चाहे मंथ हो, चाहे आपका जो है डेट लिखी हो कोई भी, या आपके कोई फेस्टिवल त्योहार हो, आप इनके पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन। जैसे माई एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, क्या होगा, ऑन मंडे। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए जल्दी से बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, बताइए आंसर क्या होगा फटाफट। आज तो जो है बढ़िया क्वेश्चंस है, जल्दी से बताएं फटाफट, सब बढ़िया क्वेश्चंस है। लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रेड इज यूजली मेड डॉट डॉट, लिखा हुआ है व्हीट। बताइए क्या भरेंगे यहाँ पे, ये हम बता चुके हैं आपके लास्ट वीडियो, अगर आप लोगों ने देखे ना हो तो आप देख लीजिएगा, वहां पे इसका भी आंसर मिल सकता है। अगर वो देखे होंगे तो आप जरूर इसका आंसर सही करेंगे। बताइए जल्दी से, लिखा हुआ यहाँ पे ब्रेड इज यूजली मेड, और यहाँ पे लिखा हुआ डॉट डॉट व्हीट, यानी ब्रेड जो है किससे बनी हुई है आपकी, व्हीट मतलब गेहूं से। इसका मतलब यहाँ पे मेड आया है, और मेड के साथ यहाँ प्रीपोजिशन भरना है, ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, विथ आएगा, इन आएगा। यहाँ पे देखेंगे, हमने आप लोगों को बताया था लास्ट वाले वीडियो में, अगर मेड के साथ इन आएगा तो मेड इन का मतलब होता है किसी स्थान में बनना। जब कोई भी चीज बेटा किसी स्थान में बनेगी, उसमें हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, मेड के साथ इन। जैसे हमने देखा मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, जब किसी स्थान में कोई भी चीज बनती है तो प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। और मेड के साथ ऑफ कब आता है, मेड ऑफ मन होता है बनाना। जैसे हम आपसे कहते हैं ये कुर्सी जो है लकड़ी की बनी हुई है, तो आ चेयर इज मेड ऑफ वुड, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये लकड़ी की बनी हुई है तो ऑफ हो जाएगा। और मेड के साथ बेटा फ्रॉम आता है कब, मेड फ्रॉम का मतलब होता है से बनाना। जैसे हम आपसे कहते हैं दूध से दही बनाया गया, यानी क्या हो जाएगा, मेड फ्रॉम। तो यहां पर यही चीज यहां पर भी हो जाएगी। ब्रेड किससे, व्हीट से बनी हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेड फ्रॉम, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ब्रेड इज यूजली मेड फ्रॉम व्हीट, ब्रेड किससे बनी हुई है आपकी, व्हीट मतलब गेहूं से। क्लियर हो गई बात। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, और भी पूरी जानकारी आपको दी जा रही क्वेश्चन के साथ साथ। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। और इसी तरीके से आपको जो है 1 तारीख के बाद में यानी 2 जनवरी से आपको पेड क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस बैच। उसमें टोटल 25 से लेके 40 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे, यानी 25 से लेके 40 नंबर तक हम लोग जो है डेली प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह के बढ़िया क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए भाई जल्दी से बताइए, लिखा हो वी डॉट डॉट द पिक्चर ऑन द वॉल। तो यानी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपका, यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है आपका हंग लिखा हुआ है। जल्दी से देखिए फटाफट, यहाँ पे बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ आपका हंग लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हैंग्ड, और ये भी आपका हैंग लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ आपका हैंगिंग। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में, पहले समझ लीजिए क्या है कहानी। आप लोगों ने पढ़ा होगा मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ग की सेकेंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म होती है। 3 वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसमें से हम लोगों ने पढ़ा था हैंग होता है, और एक आपका और होता है हैंग। क्लियर, ये दोनों तो आपके सेम है। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आपकी, एक होता है हैंग खूंटी पर लटकाना, एक होता है हैंग फांसी पर लटकाना, लेकिन दोनों की फर्स्ट फॉर्म बेटा हमारी सेम होती है। बट इन दोनों की जो सेकेंड फॉर्म, यहां पर देखेंगे
इनमें फर्स्ट फॉर्म में तो कोई गलती नहीं होगी, दोनों सेम रहते हैं। बट यहाँ पे जो हैंग होता है, ये जो हैंग है ये होता है खूंटी पर लटकाना होता है, खूंटी पर लटकाना, ये होता है हैंग, खूंटी पर लटकाना होता है। और ये जो हैंग लिखा हुआ है ये होता है फांसी पर लटकाना होता है, यानी किसी को फांसी देना होता है या फांसी पर लटकाना होता है। ये हैंग दोनों की फर्स्ट फॉर्म तो सेम होती है, बट दोनों इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाती है हंग, और थर्ड फॉर्म बीटा क्या हो जाती है, हंग। और ये हैंग होती है जो फांसी पर देना, फांसी पर लटकाना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हैंग, और थर्ड फॉर्म भी बेटा क्या हो जाएगी आपकी, हैंग। क्लियर, हैंग, हैंग। तो आपने यहाँ पे दो चीजें समझी यहाँ पे कि फांसी पर लटकाना हो चाहे खूंटी पर लटकाना हो, तो दोनों की फर्स्ट फॉर्म तो बेटा सेम लिखी हुई थी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कहां से आया, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म से। मतलब हैंग जो होता है फांसी पर लटकाना, खूंटी पर लटकाना, तो इसका मतलब सेकेंड फॉर्म हंग हो गई और थर्ड फॉर्म भी होती है हंग। और जो फांसी देना होता है इसकी सेकेंड फॉर्म हैंग्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग। इसको आप कैसे याद रखोगे घर में, भाई फांसी पर लटकाना चाहे खूंटी पर, ये फर्स्ट फॉर्म तो दोनों सेम है, बट बेटा इससे एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि दोनों की सेम है, तो इसमें लड़का कंफ्यूज नहीं होगा। उसको दिक्कत आएगी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, जहां पे डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो कैसे समझेंगे, ये खूंटी पर लटकाना, ये फांसी पे, तो इन दोनों में देख रहे हैं ये छोटी मीनिंग्स है आपकी और ये बड़ी मीनिंग्स है, इसमें देख रहे हैं हम लोग ये आपके अल्फाबेट इसमें कम है इसमें ज्यादा है, तो इन दोनों में बड़ी मीनिंग्स आपको ये दिख रही। अच्छा बताइए बेटा, खूंटी पर लटकाना बड़ी बात है या पर फांसी पर लटकाना, तो आप कहेंगे फांसी पर लटकाना, यानी किसी को फांसी देना ये बड़ी बात है। तो इन दोनों में बड़ी मीनिंग्स आपकी ये हो गई, तो समझ लीजिएगा जो बड़ी है इसका मतलब फांसी देना हो गया, जो छोटी है वो खूंटी पर लटकाना हो गया। क्लियर। अब हम देख रहे हैं सेंटेंस में वी आपका लिखा था, ये आपका सब्जेक्ट है, और हम जानते हैं सब्जेक्ट यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब। वर्ब का मतलब, इसका मतलब यहाँ सब्जेक्ट के बाद आनी है, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब इससे तो कोई लेना देना है नहीं हमें। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे द पिक्चर ऑन द वॉल, यानी तस्वीर को दीवार में लटकाने की बात की जा रही है। तो तस्वीर को फांसी तो नहीं लटकाएंगे, तस्वीर को फांसी पर तो नहीं लटकाएंगे, इसका मतलब उसको खूंटी पे लटकाएंगे, इसका मतलब दीवार पे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका हंग आंसर करेक्ट, क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज करनी है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद। सेकंड फॉर्म में एक तो ये हो जाता है और ये किए, तो फांसी देने की बात नहीं होगी, क्योंकि पिक्चर को दीवार पे लटकाया गया, इसका मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा हंग, यानी सेकेंड फॉर्म, यानी आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे देख रहे हैं हो जाएगा वी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। क्लियर होगी बात, यानी हमने जो पिक्चर को कहां पे, दीवार में जो है लटका दिया, इसका मतलब आंसर हो जाएगा हंग। अगर फांसी देना होता तो वहां पे आपका आंसर हो जाता हैंग। क्लियर होगी बात। तो याद रखिएगा जो छोटी मीनिंग होगी वो फांसी देना होता है, जो बड़ी मीनिंग होती है वो खूंटी पर लटके, ये आपको एक छोटी मीनिंग हो गई खूंटी पर लटकाना, बड़ी मीनिंग हो गई फांसी देना। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए भाई बढ़िया, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप लोगों के लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डेली आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, बताइए जल्दी से क्वेश्चंस। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, बिल्कुल ये तो दाएं हाथ का काम है आपके लिए। भैया जल्दी से बताइए फटाफट। लिखा हुआ द फिल्म डॉट डॉट बिफोर वी रीच्ड, इसका मतलब हमने देखा यहाँ पे द फिल्म एक सब्जेक्ट ये लिखा हुआ है, बिफोर और एक वी लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट आपका ये लिखा हुआ है। जब बेटा हमने आपको बताया था एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट मिल जाएं, तो जो बीच में हमारा जो वर्ड आता है जो जोड़ने का काम करेगा उसे बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कंजंक्शन। आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए बिफोर क्या है, तो आप कहेंगे ये कंजंक्शन है। क्यों, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट मिल गए, तो इसका मतलब यहाँ पे दो क्लॉज बन गई, एक ये बन गई आपकी और एक ये बन जाएगी, दो क्लॉज। जब दो क्लॉज हो जाएंगी, क्लॉज का मतलब बेटा होता है उपवाक, तो इनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई वर्ड यूज हो रहा होगा, वो बिफोर है। जो दूसरे वाले सब्जेक्ट के पहले वर्ड्स आ जाता है वही आपका कंजंक्शन कहलाता है, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था अगर बिफोर का यूज कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में हो, बिफोर का यूज कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में हो, याद रखिएगा अगर बिफोर का यूज
कंजंक्शन ऑफ टाइम, बिफोर मतलब पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद में, ये कहीं ना कहीं टाइम को तो बता ही रहा है, बट ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का, ये प्रीपोजिशन का नहीं कर रहा है। अगर बेटा एक ही सेंटेंस में जब एक सब्जेक्ट मिल जाए वहां पे बिफोर या आफ्टर लगा हो तो ये प्रीपोजिशन होगा, और एक ही सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट मिल गए तो दो क्लॉज बन गई, एक ये बन गई और एक ये, और इनको जो जोड़ेगा उसे कहेंगे हम लोग कंजंक्शन। इसका मतलब बिफोर का यूज जब कंजंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में हो तो बिफोर के पहली वाली क्लॉज, तो बिफोर के पहली वाली क्लॉज याद रख लीजिएगा हमेशा पास्ट परफेक्ट में होती है। बिफोर के पहले वाली क्लॉज हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगी। बिफोर के पहली वाली जो क्लॉज होती है वो बेटा हमेशा पास्ट परफेक्ट में होती है, और बिफोर के बाद वाली क्लॉज होती है सिंपल पास्ट होती है। किसमें होती है बेटा आपकी, सिंपल पास्ट, याद रखिएगा। बाद वाली जो क्लॉज होगी वो सिंपल पास्ट में होगी, और उसके पहले वाली क्लॉज होगी वो होगी पास्ट परफेक्ट में। तो हमने देखा बिफोर सब्जेक्ट ये लिखा है, रीच्ड लिखा है, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म लगी है, यानी सिंपल पास्ट का मतलब ही होता है सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब ये तो सही है, इसके पहले पास्ट परफेक्ट होगा आपका, यानी पास्ट परफेक्ट में हम लोग जानते हैं क्या यूज करते हैं, हैड। क्या यूज करते हैं हम लोग, हैड। तो यहां पे हो जाएगा द फिल्म हैड, यहां पे लिखा हुआ हैड, और याद रखिएगा हैड के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में, हैज आ जाए या सेंटेंस में हैव आ जाए, इन तीनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब हो जाएगा हैड और स्टार्टेड थर्ड फॉर्म। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। यहां हो जाएगा द फिल्म हैड स्टार्टेड, यानी फिल्म जो है स्टार्टेड हो चुकी थी, लिखा बिफोर वी रीच्ड। क्लियर होगी बात। तो यहां पे बिफोर के पहली वाली क्लॉज होगी पास्ट परफेक्ट, क्लियर, और बिफोर के बाद वाली क्लॉज होगी सिंपल पास्ट, यानी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी सी ऑप्शन। ए में लिखा था स्टार्टेड, ये गलत हो गया, सिंपल पास्ट। स्टार्ट लिखा था, ये भी गलत हो गया, और हैज होगा नहीं, ये गलत है। क्लियर बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है आपका, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर जब भी बिफोर का यूज कंजंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में हो तो बिफोर की पहली वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट होती है, और बिफोर के बाद वाली क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में होती है। क्लियर। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर यहां पे बिफोर ना होता, अगर मान लीजिए बिफोर यहां पे ना होता, अगर यहां पे सपोज दैट मान लीजिए अगर बिफोर ना होता यहां पे, अगर यहां पे आफ्टर होता, क्या होता बेटा, आफ्टर, तो याद रख लीजिएगा ये जस्ट उल्टा हो जाता, सिंपल पास्ट यहां हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट यहां हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पे आफ्टर होता तो ये सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट आगे आ जाता और ये पास्ट परफेक्ट बाद में, यानी ये वाली क्लॉज हो जाएगी सिंपल पास्ट और ये हो जाएगी पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गई बात। कब, जब यहां पे आफ्टर होगा। अगर यहां पे आफ्टर नहीं है, अगर यहां पे केवल बिफोर लिखा हुआ है तो बिफोर की पहली वाली क्लॉज होगी पास्ट परफेक्ट और बाद वाली होगी सिंपल पास्ट। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था हाई स्कूल इंटर में, बहुत पढ़ा है, बहुत बनाने के लिए आता था, हम लोग ये रट के भी जाते थे। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग दो काम हो रहे हैं, एक मरीज मर चुका है और दूसरा कह रहा है डॉक्टर के आने के पहले। तो बताइए चाहे इन दोनों में काम पहले कौन सा हुआ होगा, बताइए जल्दी से। इसका मतलब डॉक्टर बाद में आया और मरीज वो पहले मर चुका है, यानी मरीज मरने का जो काम हुआ वो पहले हुआ है और डॉक्टर बाद में आया। तो इसका मतलब जो काम पहले हो गया होता है उसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट में। तो हम लोग कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कम की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी केम, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जैसे चोर के, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो इनमें काम पहले कौन सा हुआ, काम पहले कौन सा हुआ, यानी चोर भाग चुका था और पुलिस के आने के पहले, यानी पुलिस के आने के पहले तो चोर भाग चुका था, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और पुलिस बाद में आया उसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। क्लियर। अगर बिफोर की जगह आफ्टर हो जाए तो आप रिवर्स कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट, आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जा रही है, जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा वो भी सीख सकता है, अगर इसको बार बार रिपीट करके देख लेगा 2 बार तो उसको जरूर क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। 10 नंबर हम लोगों को आज टॉप 20 क्वेश्चन करना है, जल्दी बताइए फटाक से, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा। इसमें लिखा हुआ ही इज डॉट डॉट BA एंड हिज सिस्टर इज MA ऑफ यूनिवर्सिटी। यहां बिल्कुल आसान, ये आर्टिकल्स के क्वेश्चन हमें करना है,
यानी आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा है आ एन द लिखा होता है। आपके आर्टिकल जो होते हैं आ एन और द, ये तीन आपके आर्टिकल्स होते हैं। और याद रख लीजिएगा इन तीनों आर्टिकल्स का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है। किसके पहले? नाउन के पहले। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आर्टिकल का यूज वर्ब के पहले लगा देता है, कभी एडवर्ब के पहले लगा देता है, ये गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल्स जो होता है ए एंड द का यूज वो किसके पहले होता है? नाउन के पहले होता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा। अब ये जो आर्टिकल्स लिखा हुआ है यहाँ पे भरना है क्या? तो पहले तो आप समझिएगा यहाँ पे आर्टिकल्स जो भरना है हम लोगों को, यहाँ पे द आर्टिकल्स कहीं नहीं लगा है, यानी केवल ए और एन को हमें भरना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आर्टिकल ए कब यूज होता है और एन का यूज कब होता है, ध्यान समझिएगा। अगर बेटा आप लोग इसको मत फॉलो करिएगा, हम लोग क्या पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, आप लोग ये पढ़े हुए हाई स्कूल इंटर में, अगर ए ई आई ओ यू आ जाते हैं ये 5 वॉवल्स होते हैं, हम इनके पहले आर्टिकल एल लगा देते हैं और जो 21 आपके बचे आपके वो कॉन्सोनेंट होते हैं तो आर्टिकल ए आता है। आप इन रूल को मत फॉलो करिएगा नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, यहां देखिए जरा कैसे करेंगे फिर। तो बेटा याद रखना हम लोगों ने पढ़ रखा है आ ई से लेके अगर अंगा तक अगर आ जाता है तो याद रख लेना ये वॉवल्स होते हैं तो आर्टिकल एन लगाएंगे। तो आर्टिकल्स क्या लगाएंगे बेटा हम लोग? एन। और कक्का किक्की से लेके अगर ज्ञा तक अगर आ जाए तो समझ लेना ये हिंदी में होते हैं कॉन्सोनेंट जिसे व्यंजन बोलते हैं, आर्टिकल आ जाएगा ए। अगर हम लोग बेटा आ ई से लेके अंग तक आ जाए तो आर्टिकल्स एन लगाएंगे, कक्का किक्की से लेके ज्ञा तक अगर आ जाए तो ये कॉन्सोनेंट होते हैं तो आर्टिकल्स क्या लगा देंगे? ए। क्लियर? ये कब होगा? जब कोई भी नाउन लिखा हो आप उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हिंदी में उच्चारण निकालेंगे। अगर हिंदी में कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए आएगा, अगर वॉवल्स है तो क्या आएगा? एन आएगा। भैया देखिए यहाँ पे कैसे, जैसे बी ए लिखा हुआ है तो बी ए लिखा हुआ है तो बी ए का उच्चारण निकालेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे आप बी ए। ये शुरू किससे हो रहा है बेटा? आपका बा से। इसका मतलब बा आ से लेके अंग तक नहीं आएगा, वो का से लेके ज्ञा तक के बीच में पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो गया तो यहाँ पे आर्टिकल लगा देंगे ए। क्लियर होगी बात? तो ये हो जाए आ बी हो जाएगा। एंड हिज सिस्टर इज लिखा हुआ है एम ए। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, हमको अल्फाबेट को देख के आर्टिकल्स नहीं लगाना, पहले भी बता दिया हमने। अल्फाबेट को देख के लगाएंगे तो गलत होगा। आप एम ए लिखा हुआ है, एम ए का आप हिंदी में उच्चारण निकालेंगे तो आपको एम ए को इस तरह से लिखेंगे, एम ए का आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे। और ये शुरू किससे हो रहा है बेटा? आपका ए से। और हम जानते हैं आ ई ए से लेके अंग तक ए बीच में आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये वॉवल्स होते हैं तो आर्टिकल क्या आना चाहिए? एन। यानी आप कह देंगे यहाँ पे सर भरना चाहिए, आर्टिकल आ जाएगा एन, एम ए हो जाएगा। क्लियर होगी बात? फिर हमने देखा नेक्स्ट यहाँ पे लिखा था ऑफ यूनिवर्सिटी। अब देखिए अगर आप इसको फॉलो करते तो आप देखिए यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यू के अकॉर्डिंग तो एन आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे एन लगा दिया ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके अल्फाबेट से मतलब नहीं होता है। आप इसका हिंदी में उच्चारण निकालेंगे, अगर हिंदी में वॉवल्स होता है तो एन आएगा और कॉन्सोनेंट होता है तो आर्टिकल ए आएगा। बिल्कुल इजी वे पे करेंगे। देखिए आप यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो यूनिवर्सिटी का उच्चारण निकालेंगे तो यूनिवर्सिटी का मतलब बेटा ये शुरू किससे हो रहा है? या से। केवल हमें पहले वाले ही वर्ड से मतलब है या, और या मतलब होता है वो का से ज्ञा के बीच में आएगा। इसका मतलब आर्टिकल क्या आना चाहिए? ए। यानी यहाँ पे भर देंगे हम लोग, आर्टिकल क्या आ जाएगा? आ यूनिवर्सिटी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? पहले में आर्टिकल आ गया, फिर एन आया, फिर आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए एन आ, यानी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गई बात? आपका आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, आंसर है डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने आपको बता ही दिया। तो ये चीज को ध्यान रखना है, अगर आ से लेके अगर अंगा तक अगर आ जाता है तो ये हिंदी में वॉवल्स होते हैं और इसी को देख के ही आर्टिकल्स एन लगाएंगे। और अगर कक्का किक्की से लेके ज्ञा तक अगर आ जाए तो कॉन्सोनेंट होगा तो आर्टिकल ए लगा देंगे। क्लियर? ये कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। कोई भी नाउन दे दिया जाए तो उसका आप हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण निकालेंगे। अगर ये वॉवल्स है तो एन और कक्का से लेके ज्ञा तक है तो आर्टिकल ए। याद रखना ये 1 नंबर का जरूर पेपर में आपका आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडी हो। 1-2 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लेगा, या तो एरर फाइंड करने के लिए आएगा, या तो फिल करने के लिए आएगा, या इंप्रूवमेंट सुधार करने के लिए आएगा। कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़िए फटाफट। और भी डिटेल में जानकारी अगर चाहिए तो आपको जो है ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप जो है कल्याणपुर में भी क्लासेस ले सकते हैं, कल्याणपुर कानपुर में,
और काकादेव कानपुर में भी, दोनों जगह अपनी क्लासेस ऑफलाइन चलती हैं। आप जहां चाहें तो वहां पे आप क्लास ले सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको चाहिए, अगर ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन आप प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं, और स्पेशल बैच भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए भाई जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट्स। आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस का लेवल भी आप देख के बता देंगे। बढ़िया क्वेश्चंस है जो पेपर में पूछे जाते हैं। लिखा हुआ है सी होप्स, वह आशा करती है, टू गो टू डॉट डॉट लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। अभी हम लोग करके आए थे इसको आर्टिकल्स में। इसको बेटा अगर अल्फाबेट को देखोगे तो आप इधर एन लगा देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया था, कोई भी नाउन लिखा है, आप यूनिवर्सिटी का उच्चारण निकालेंगे तो ये भी तो या से शुरू हो रहा है, ये भी तो आर्टिकल ये किससे शुरू हो रहा है, या से। और हम समझ गए या जो होता है वो हिंदी में वो का से ज्ञा के बीच में पड़ेगा, यानी आर्टिकल आ जाएगा आ यूनिवर्सिटी। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोगों ने समझाया डिटेल में, बोलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। चलिए भाई जल्दी से बताइए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपका है बोर्ड में, बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। बस जुड़े रहिए आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ, आपको अच्छे इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो आपको हूबहू एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपको मिल पा रहे होंगे। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए जल्दी से। लिखा हुआ दिस इज डॉट डॉट लिखा हुआ अपॉर्चुनिटी। बताइए जल्दी से क्या यहाँ पे फिल करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर लिखा था आपका, देखिए ऑप्शन में द मोस्ट यूनिक। अब ये बताइए यूनिक जो लिखा हुआ है, अच्छा यूनिक का मतलब ही क्या होता है, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा ना हो। जैसे हमने आपसे कहा ये हमारा जो पेन है वो कैसा है, यूनिक। मतलब यूनिक का मतलब ये हुआ कि अब हमारे अलावा और किसी के पास ये नहीं हो सकता, केवल हमारे पास ही होगा, इसका मतलब ये यूनिक हो गया। जैसे हमने कहा सूर्य हमारा एक है तो दासन बोल देते हैं, ठीक है। पृथ्वी हमारी एक है तो द अर्थ होता है। जो यूनिक, यूनिक का मतलब बेटा ये होता है ये अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। जब ये सर्वश्रेष्ठ है तो इसमें मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी ये ऑप्शन हो गया बिल्कुल आपका गलत। दूसरा लिखा था आ मच यूनिक, यानी ये भी गलत हो गया। यूनिक के पहले ना तो मच आता है, ना तो मैनी आता है, ना तो मोर आएगा, ना मोस्ट। यहां लिखा था आ मोस्ट यूनिक, यानी ये भी गलत हो गया। भाई मोस्ट यूज क्यों करेंगे आप बताइए। मोस्ट जो होता है आप लोगों ने पढ़ रखा है कि मच, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक आपका वर्ड होता है मच, एक आपका वर्ड होता है मच, और एक आपका वर्ड होता है मैनी। याद रखिएगा ये होती है पॉजिटिव डिग्री, एक कॉम्परेटिव और एक सुपरलेटिव। इन दोनों की कॉम्परेटिव डिग्री होती है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होती है आपकी मोस्ट। क्लियर हो गई बात। जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका मच होता है ये बेटा क्वांटिटी को बताता है, जैसे मच मिल्क, मच वाटर, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो। मैनी जो होता है बेटा ये नंबरल को बताता है। नंबरल मतलब ये नंबर से बना हुआ है, जिसे बोलते हैं संख्यात्मक। जिन्हें आप काउंट कर सकते हो तो मैनी लगाएंगे, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो तो मच लगाएंगे। क्लियर। पेपर में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, जहां पर मच होना चाहिए वहां मैनी कर देगा, जहां मैनी होना चाहिए वहां मच कर देगा। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। मच का यूज होगा जब क्वांटिटी की बात हो रही हुई, अर्थात अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। मैनी का यूज होता है नंबरल मतलब संख्यात्मक, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। क्लियर। इन दोनों की कॉम्परेटिव डिग्री मोर होती है, सुपरलेटिव होती है मोस्ट। ये मोस्ट का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो ये भी आपका यूनिक सर्वश्रेष्ठ हो गया और ये भी हो गया, इसलिए बेटा इनको एक साथ में यूज नहीं करेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा आ यूनिक, आंसर करेक्ट। सी ऑप्शन हो जाएगा आ यूनिक। दिस इज आ यूनिक अपॉर्चुनिटी। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। जैसे यूनिक है, एक्सीलेंट है, परफेक्ट है, इम्पिटी है, फुल है, सर्कुलर है, ये ऑलरेडी बेटा अपने आप में कैसे होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। आप इनके पहले ना तो मोर लगा सकते हैं ना तो मोस्ट लगा सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े फटाफट, जल्दी से आइए बजिए। टोटल 20 क्वेश्चंस करना है, जल्दी से बताएं 30 नंबर क्या होगा आंसर, बताइए भाई जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, बांटा गया। द स्वीट्स मानी मिठाइयां, डॉट डॉट द टू चिल्ड्रन, यानी कितने, दो चिल्ड्रन, टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के बीच में। और बेटा टू का मतलब दो की बात कर रहा है। क्लियर। यहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है, यहाँ एमंग लिखा हुआ है, एमंगस लिखा हुआ है, ऑन। बेटा हम लोगों ने प्रीपोजिशन में अच्छे से पढ़ रखा है। एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बिटवीन होता है, और एक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एमंग होता है, और एक आपने पढ़ा हुआ है एमंगस्ट।
क्लियर हो गई बात। तो तीनों में हम डिफरेंस बता देंगे कब इनका यूज होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। बिटवीन बिटवीन का यूज तब होता है जब केवल दो की बात हो। जब दो लोगों के बीच की बात आए तो बिटवीन का यूज करेंगे हम लोग, और जब दो से अधिक की बात आए तो बेटा हम लोग यूज करेंगे एमंग भी यूज करते हैं और एमंगस्ट। क्लियर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आप समझेंगे। बेटा जब दो लोगों की बात आए तो बिटवीन का यूज होता है, जब दो से अधिक की बात आए तो एमंग और एमंगस्ट दोनों आता है। लेकिन ये एमंग का यूज कब होगा बेटा, जब आपका नाउन कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा बेटा, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। क्लियर। वही चीज अभी कॉन्सोनेंट का मतलब जो का से क्या के बीच में आ जाए। क्लियर। अब एमंगस का यूज कब होता है, जब आपका नाउन वॉवल्स होता है। क्या होता है बेटा आपका नाउन, जब वॉवल्स माने स्वर होता है। क्लियर। तब स्वर का मतलब हो जाएगा आपका आ से लेके अंग तक अगर आ जाएगा तो वॉवल्स हो गए, तो यहाँ पे एमंगस्ट आएगा। जैसे अब एग्जांपल की बात करें, जैसे लिखा हुआ है एमंग द बॉयज, एमंग द बॉयज, और बॉयज का मतलब ये बा से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये का से ग्या के बीच में आया तो कॉन्सोनेंट हो गया, तो एमंग द बॉयज हो जाएगा। क्लियर। और ये एमंगस्ट कब आता है, जब आपका नाउन वॉवल्स हो। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे द ऑरेंज, लिखा हुआ आपका दी ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब हुआ ये आ से शुरू हो रहा है और आ का मतलब आ से अंग तक आएगा, वॉवल्स हो गया, तो हम लोग लगा देंगे एमंगस्ट। बट इन दोनों का यूज होगा कब, जब दो से अधिक की बात हो रही होगी। क्लियर होगी बात। जब दो की बात आए तो बिटवीन आएगा, जब दो से अधिक की बात आए तो एमंग और एमंगस्ट। इसका एमंग का यूज होगा जब कॉन्सोनेंट होगा नाउन, और एमंगस का यूज तब होगा जब नाउन हमारा वॉवल्स होगा। क्लियर। तो यहां पे देख रहे थे टू चिल्ड्रन की बात हो रही है, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। जैसे हम कह सकते हैं देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी। तो यू और मी दो लोगों के बीच की बात है तो क्या लगाएंगे, बिटवीन। क्लियर हो गई बात। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम आपसे कह देते डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, तो हो जाएगा एमंग द बॉयज या एमंग द स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो आपके मैंगोस हैं, जो आपके जो है लड़कों के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में बांटे गए, जब दो से अधिक की बात आएगी तो क्या यूज करेंगे, एमंग। क्लियर हो गई बात। बढ़िया क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस था। याद रखना बिटवीन का यूज दो के लिए, एमंग और एमंगस का यूज दो से अधिक के लिए। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से। थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ाना है बेटा, टाइम भी जो है ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है द कोर्ट रन्स, द कोर्ट रन्स बिटवीन 10 AM डॉट 4 PM। ये ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो तुरंत आंसर इसका दे देंगे, हमें पता है क्योंकि उन लोगों को अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है। जल्दी से बताइए फटाफट आंसर। आप भी दे सकते हैं, कहीं ना कहीं जो बच्चे नए हैं जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ाया ऑफलाइन, वो भी आंसर दे सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ द कोर्ट रन्स, यानी जो रन्स करता है कोर्ट बिटवीन 10 AM और डॉट 4 PM। तो यहां पर एक चीज देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे आ गया बिटवीन, क्या आ गया, बिटवीन। तो याद रखिएगा बिटवीन से रिलेटेड हम चीजें आपको बता दे रहे हैं। पहले यहाँ पे याद रखना बिटवीन की यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा बिटवीन का यूज दो के लिए होता है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताया। दूसरी चीज याद रखिएगा कि बिटवीन का जो यूज होता है, याद रखना बिटवीन के बाद हमेशा कंजंक्शन देन आता है, THAN। बिटवीन के बाद में हमेशा कंजंक्शन क्या यूज होता है, एंड आता है। क्लियर। और तीसरी चीज याद रखना बिटवीन जो लिखा हुआ है ये बेटा आपका होता है प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, याद रखना। और जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं इन सभी के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। बेटा किसका, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। बेटा तीन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके बिटवीन के, कि बिटवीन का जो यूज होता है वो दो लोगों के लिए करेंगे, बिटवीन के बाद हमेशा कंजंक्शन एंड आती है, और बिटवीन का जो यूज होता है ये बिटवीन होता है प्रीपोजिशन, और जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं इन सभी के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा, प्रोनाउन का। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ही का क्या होता है, हिम होता है, शी का क्या होता है, हर। इसी तरीके से। क्लियर। जैसे ही डिपेंड्स ऑन मी होगा, ऑन आई नहीं होगा, क्यों, ऑन हमारा होता है प्रीपोजिशन। क्लियर होगी बात। तो यहां पर देख रहे हैं कि बिटवीन और लिखा है 10 AM और ये लिखा है 4 PM, यानी जो कोर्ट जो रन्स करता है 10 से 4 के बीच में, इसका मतलब बिटवीन के साथ कंजंक्शन यहाँ पे एंड आ जाएगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इससे 3 पॉइंट पूछे गए। इसका यूज दो के लिए होता है, यहाँ पे दो के बीच की बात हो रही है, कंजंक्शन देन आता है।
क्लियर। नेक्स्ट, और इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट। बढ़िया क्वेश्चन, आपको पूरी जानकारी दी जा रही, फुल डिटेल्स, यही आपको चाहिए। टीचर वही आपका है जो आपको जो है एक क्वेश्चंस में कई तरह के क्वेश्चंस को जो है समझा दे, और भी कई जगह आपको जो है इसका फायदा मिले आपको। चलिए भैया जल्दी से बताइए नेक्स्ट। लिखा हो ही इज सफरिंग डॉट डॉट फ्लू, तो आपने यहां पर देखा ही इज सफरिंग डॉट डॉट फ्लू, यहां पे एक वर्ड आया सफरिंग। तो यहां पे सबसे पहले यहां समझ लेंगे थोड़ा सा, एक आपका वर्ड होता है इन, एक होता है आपका ऑफ, एक आपका होता है विथ, और एक बेटा आपका होता है फ्रॉम। क्लियर हो गई बात, ध्यान से समझिएगा। ये चारों आपके होते हैं प्रीपोजिशन। जब बेटा किसी का एक्सीडेंट की बात आ जाए, जब किसी के एक्सीडेंट की बात आ जाती है तो हम लोग यूज करते हैं इन, जैसे इन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट जब किसी का होता है तो इन का यूज होता है। जब वो कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से या किसी भी रोग से मर जाता है तो प्रीपोजिशन लगाते हैं ऑफ। क्या लगाते हैं? ऑफ। जैसे हमने कहा हुआ कैंसर से मर गया तो ही डाइड ऑफ कैंसर, वह कॉलेरा से मर गई, सी डाइड ऑफ कॉलेरा। जब कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी या रोग से मर जाएगा तो प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ। क्लियर। जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या लगाएंगे? इन। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज याद रखना, विथ और फ्रॉम, इन दोनों का यूज तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से या किसी भी रोग से पीड़ित होता है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी या किसी भी रोग से पीड़ित होगा यानी ग्रस्त होता है तो प्रीपोजिशन विथ आता है और फ्रॉम आता है। बट याद रख लीजिएगा 99% तो आपका हर जगह यही आएगा, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, ये अपवादी है कि सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। ये चीज को याद रखिएगा, कहीं पर सफर या सफरिंग लिखा मिल जाए तो इसके साथ हमेशा फ्रॉम लगाएंगे, और अगर ये नहीं लिखा है सफर या सफरिंग तो और पीड़ित होने की बात आ रही बीमारी से तो विथ लगाएंगे। जैसे हम आपसे कहते हैं मेरी माताजी बुखार से पीड़ित है, ग्रस्त है, तो हम कहेंगे माई मदर इज इल विथ फीवर। क्या होगा बेटा? विथ फीवर होगा, फ्रॉम नहीं होगा। माई मदर इज इल विथ फीवर। बट अगर यहां पे सफरिंग की बात आ जाए तो फिर बेटा विथ नहीं आता है, फिर आएगा आपका फ्रॉम। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत है कि सफरिंग अपने साथ हमेशा फ्रॉम लेता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। जैसे आपका होता है ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। और आप लोग हाई स्कूल इंटर में बहुत एप्लीकेशन लिखते चले भी आए हैं, यही लिखते थे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्लियर। क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सफरिंग के साथ फ्रॉम आएगा, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाए ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू, या फ्लू से वो पीड़ित है, यानी आंसर हो जाएगा आपका आंसर ये। अगर सफरिंग ना होता तो विथ लगा देते, जब कोई मर जाता है तो ऑफ लगाएंगे, मरेगा तो डाई वर्ड यूज होगा, और डाई के साथ हमेशा ऑफ आता है। जब एक्सीडेंट की बात आए तो इन आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर। लिखा हुआ आपका हिज अंकल इज सिक, यानी उसके जो अंकल है वो बीमार है, बट लेकिन ही डज नॉट लुक हिम। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, इसके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी आपको मिलेगी। यहां देखिए हिज अंकल इज सिक, उसके जो अंकल है वो बीमार है, बट लेकिन ही डज नॉट लुक हिम। यहां पे देखेंगे लुक वर्ड आ गया, तो याद रखिएगा लुक का मतलब होता है दिखना होता है, और याद रखना लुक के साथ जब एट लगाएंगे तो लुक एट का मतलब देखना होता है, और लुक के साथ जब फॉर लगाएंगे तो लुक फॉर माने होता है तलाश करना होता है। लुक के साथ जब आफ्टर लगा देते हैं तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना होता है। क्या होता है? देखभाल करना। और लुक के साथ जब इनटू लगा देंगे तो लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, यानी किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करना होता है। और लुक के साथ जब आप डाउन अपॉन लगा देंगे, क्या लगा देंगे? डाउन अपॉन। लुक माने होता है देखना होता है, डाउन माने होता है नीचे, अपॉन माने होता है ऊपर। जब किसी को आप ऊपर नीचे बार बार देख रहे हैं इसका मतलब आप किसी को घृणा पूर्वक देख रहे हैं, यानी किसी को तिरस्कार पूर्वक देख रहे हैं। तो याद रखिएगा ये आपका लुक वर्ड वही है, बट ये सभी प्रीपोजिशन इसके साथ आते हैं। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में किसका अर्थ निकालना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो लुक एट देखना, लुक फॉर तलाश करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक इनटू छानबीन करना होता है इन्वेस्टिगेशन, और लुक डाउन अपॉन किसी को ऊपर नीचे बार बार देखना, मतलब किसी को घृणा पूर्वक देखना, यानी किसी को तिरस्कार पूर्वक देखना। अब देखते हैं यहाँ पे किसकी बात हो रही है। हिज अंकल इज सिक, उसके अंकल बीमार हैं, बट लेकिन ही डज नॉट लुक
हिम। तो यहाँ पे इसका मतलब देखभाल करने की बात की जा रही है, आप टिक करेंगे आफ्टर। और अभी हमने बताया था देखभाल करने की बात आए तो लुक आफ्टर होता है। तो हम कह देंगे यहाँ पे हिज अंकल इज सिक, उसके अंकल जो है बीमार है, बट लेकिन ही डज नॉट लुक आफ्टर हिम, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। क्लियर होगी बात? देखा, बढ़िया सेंटेंस आपका था इंपॉर्टेंट, तो ये चीज को याद रखिएगा, ये आपका लुक आफ्टर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से 17, बस 3-4 क्वेश्चंस आपके और बचे हुए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। आज मैं पता है मजा आ गया होगा आप लोगों के क्वेश्चन को देख के, अच्छे क्वेश्चंस हैं। लिखा हुआ द स्टूडेंट्स वर वेटिंग, द स्टूडेंट्स वर वेटिंग डॉट डॉट, लिखा है द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। ये बेटा एक चीज हमने यहाँ पर देखी वेटिंग, तो थोड़ा सा यहाँ समझ लेंगे हम लोग। अगर बेटा केवल वेट लिखा हो, अगर बेटा कभी केवल वेट लिखा हो तो याद रखना इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है। वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना होता है या फिर प्रतीक्षा करना होता है। और याद रखिएगा अगर यहाँ पे आवेट लिखा हो, क्या लिखा हो बेटा आपका आवेट लिखा हो, तो याद रख लीजिएगा फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन फॉर का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इतना तो आप जान गए होंगे, ये एक दूसरे के बराबर है। वेट फॉर इज इक्वल टू आवेट, मतलब वेट फॉर माने भी इंतजार करना होता है, प्रतीक्षा करना, और आवेट का मतलब भी होता है। अगर वेट लिखा हो तब फॉर प्रीपोजिशन आएगा, बट आवेट के साथ नहीं आता है। इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था इन स्पाइट ऑफ, इसी तरीके से आपने पढ़ा था इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू हो जाएगा डेस्पाइट के, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा डेस्पाइट के, क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू हो जाएगा डेस्पाइट के, ये आपका होता है। और याद रख लेना डेस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद होता है, और डेस्पाइट माने भी होता है के बावजूद, इसमें ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये चीज को याद रखिएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनके साथ तो प्रीपोजिशन लगेगा आपका, बट इनके साथ में प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, और वो लगा देगा तो गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप इनको एक साथ में कभी यूज मत करिएगा कि आप इस तरह से अगर लिख देंगे आ वेट फॉर, तो ये आपका गलत हो गया। या तो आवेट कहेंगे हम लोग या कहेंगे वेट फॉर, आपका आंसर होना चाहिए था। क्लियर? तो ये आवेटिंग पहले से लिखा हुआ है, आवेट या आवेटिंग, तो इसमें फॉर प्रीपोजिशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नो प्रीपोजिशन। अगर यहाँ पे आर्टिकल ना लगा होता तो फिर हम टिक कर देते बी ऑप्शन को, बट यहाँ पे लगा था पहले से आर्टिकल यानी आवेटिंग लिखा हुआ है, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हैं कि वेट के साथ फॉर लगेगा बट आवेट के साथ नहीं होगा, और इन स्पाइट के साथ तो ऑफ आएगा बट डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा। इनका मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और ये होता है के बावजूद होता है। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बताएं। नेक्स्ट 80 नंबर, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। लिखा हुआ है शी हैज नॉट कंप्लीट हर कोर्स डॉट डॉट, क्या भरेंगे? अच्छा यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आपका पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और इसका हमें क्वेश्चन टैग करना है। क्या करना है? क्वेश्चन टैग। लगातार ये 2-3 क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं इसके पहले, तो ज्यादा टाइम इस पे बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग, जल्दी से देखेंगे। सी हैज नॉट, यानी नॉट का मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव अगर सेंटेंस हमारा है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था क्वेश्चन टैग का मतलब होता है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव होगा। तो हमने कहा नॉट लगा है, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव। क्लियर? तो यहाँ पे ही हैज नॉट लिखा है, लेकिन टेंस वही रहता है, टेंस आपका चेंज नहीं होता है, इसका मतलब नॉट हट जाएगा यहां से, और हैज लिखा है तो हैज यहां पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे हैज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर प्रोनाउन आएगा, और यहाँ पे लिखा था सी आपका प्रोनाउन, और ये साइन लगा था यानी हैज सी, यानी आपका आंसर इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, हैज नॉट यहाँ पे कंप्लीटेड करिएगा, क्या करिएगा? कंप्लीटेड रखिएगा। यहाँ पे कंप्लीटेड आपका आंसर होना चाहिए था। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे तो ही आपका ये बनेगा, अगर थर्ड फॉर्म लगेगी तो आपका आंसर होगा हैज सी,
क्या होगा आपका, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है आपकी, यहाँ पे कंप्लीटेड होना चाहिए था। जब है जाएगा तो थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये आपका आंसर होगा कंप्लीटेड। अगर जब थर्ड फॉर्म हो तो इसका आंसर ये बनेगा। अगर ये थर्ड फॉर्म होगी तो ये आंसर आपका करेक्ट, ये कंप्लीटेड आपका होना चाहिए था। सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स, तो इसका नॉट हटाएंगे तो हैज हो गया और प्रोनाउन सी आ गया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज लगेगा तो तभी इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। होता क्या है, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है आपका। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो बेटा क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनता है। और दूसरी चीज, अगर कोई नेगेटिव वर्ड भी दे दिया जाए, जैसे नेवर है, हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, सेल्डम, तो भी क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा और टेंस आपका चेंज नहीं होता है, यानी वी यूज द सेम टेंस। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर जल्दी से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ गया 90 नंबर, जल्दी से बताएं फटाफट क्या होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। 80 नंबर लिखा हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ इट इज आई हु डॉट डॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। क्या होगा आपका आंसर, जल्दी बताएं फटाफट। लिखा हुआ है इट इज आई हु, याद रखना अगर आपका हु का यूज, अगर आप याद रखना हु, विच, अगर इन सभी का यूज कभी भी सेंटेंस के शुरुआत में हो और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन, तो समझ लेना ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बट जब इन्हीं का यूज, जब इनका यूज, हु विच का यूज अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में कर दिया जाए तो याद रखिएगा ये आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब ये रिलेशन से बना हुआ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक। ये क्या करते हैं, जब सेंटेंस के बीच में आएंगे ये एक दूसरे में रिलेशन को बताएंगे, यानी एक दूसरे के संबंध को बताते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने देखा सेंटेंस के बीच में लिखा है हु, और आपसे पूछ दिया जाए अगर पेन से अंडरलाइन करके बताइए कौन सा प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे ये है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव। अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में होता और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन होता तो ये होता इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हमने देखा यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, तो याद रख लेना रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है यहाँ पे, तो कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, जो इसका एंटेसिडेंट होता है, जो इसका पूर्ववर्ती होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। यहां पे हु के पहले आई है और आई के साथ आना चाहिए एम, ये इज गलत हो जाएगा, आर भी गलत हो जाएगा, एम आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी उसके पहले प्रोनाउन, जो भी सब्जेक्ट होगा हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अगर आई है तो आपका एम हो गया, ही होता तो इज हो जाता, अगर यू होता तो आर हो जाता। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट जल्दी से बढ़ेंगे हम लोग, बढ़िया क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जल्दी से भाई आगे बढ़े फटाफट। चलिए भाई जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप कभी भी सेंटेंस में आए तो हम लोग कर लें। जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा नेक्स्ट, जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है ही प्रेफर्स, वह पसंद करता है, मिल्क डॉट डॉट कॉफी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। लिखा हुआ है ही प्रेफर्स, वह पसंद करता है, मिल्क आपका लिखा हुआ है ये आपका नाउन है, और कॉफी लिखा हुआ है ये भी आपका क्या है, नाउन। क्लियर? जब दो नाउन्स के बीच कंपैरिजन होता है, जब दो नाउन्स के बीच तुलना होती है, तो प्रेफर के साथ बेटा हम लोग क्या लगाएंगे, यहां पे देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट 2। यहां थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक आपका वर्ड होता है प्रेफर, तो याद रखना प्रेफर के साथ टू भी आता है, और प्रेफर के साथ देन या रेदर देन का भी यूज होता है, देन या फिर रेदर देन का भी यूज होता है। तो याद रखना प्रेफर के बाद में टू का यूज दो कंडीशन में होता है, जब ये दो नाउन्स के बीच तुलना होती है या दो जीरंड के बीच तुलना होती है। बेटा जब दो नाउन्स के बीच तुलना होगी तो प्रेफर के बाद टू लगा देंगे हम लोग, और अगर दो जीरंड के बीच तुलना होगी तो भी प्रेफर के साथ क्या लगाएंगे, टू। जैसा हमने यहां पर देखा कि प्रेफर के बाद में मिल्क भी नाउन था, कॉफी भी नाउन था, और जब दो नाउन्स के बीच तुलना हो तो हमने लगा दिया टू, तो हो जाएगा ही प्रेफर्स, वह पसंद करता है, मिल्क टू कॉफी, आपका आंसर करेक्ट। बट जीरंड क्या होता है? जीरंड का मतलब ये होता है जब किसी भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये जीरंड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा आपका? ये जीरंड बन जाता है। जैसे यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है, जैसे आपका लिखा हुआ है, आपका ध्यान से समझेंगे यहां पे, जैसे लिखा हुआ है सी प्रेफर्स, वह पसंद करती है, सी प्रेफर्स वह पसंद करती है, लिखा हुआ आपका स्लीपिंग
स्लीपिंग डॉट डॉट वॉकिंग, लिखा हुआ स्लीपिंग डॉट डॉट वॉकिंग, ये आपका लिखा हुआ है। देखिए बढ़िया, जल्दी से बताइए क्या होगा। प्रेफर्स आया, प्रेफर के बाद स्लीपिंग यानी स्लीप में आईएनजी लग गया, यानी जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो जीरंड बन जाता है। इसका मतलब ये आपका हो गया जीरंड, और वॉक में आईएनजी लग गया, ये भी जीरंड हो गया। और जब दो जीरंड के बीच तुलना होगी तो भी प्रेफर के साथ क्या लगाएंगे, टू, यानी आपका आंसर यहां पे हो जाएगा टू। यानी जब दो नाउंस के बीच तुलना हो तो भी प्रेफर के साथ टू लगता है, जब दो जीरंड के बीच तुलना हो तो भी हम लोग प्रेफर के साथ क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि प्रेफर आया तो इसके साथ टू लगा देंगे। सी प्रेफर्स, वह पसंद करती है, स्लीपिंग टू वॉकिंग आपका आंसर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं ही प्रेफर्स, वह पसंद करता है, रीडिंग टू राइटिंग। क्लियर होगी बात। जब दो नाउंस के बीच तुलना हो तो भी टू लगेगा, जब दो जीरन के बीच तुलना हो तो भी टू लगेगा। रही आपकी बात यहां पे देन या रेदर देन, इनका यूज तब होता है जब दो इन्फिनेटिव के बीच तुलना हो। जब दो इन्फिनेटिव की भी तुलना हो तो प्रेफर के साथ में देन या फिर रेदर देन लगाएंगे। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है जब किसी भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दोगे तो वो बन जाता है इन्फिनेटिव। जैसे हम आपसे कह दें यहां पे जैसे लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। जैसे गो हमारी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू लगा देंगे, इन्फिनेटिव बन जाएगा। आपका स्लीप लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है स्लीप लिखा हुआ है, ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, आप इसके पहले टू लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव। अगर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो जीरन बन गया, टू लगा देंगे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से पहले तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। जैसे हम आपसे कह दें कि ही प्रेफर्ड या वी प्रेफर्ड, हम पसंद करते थे टू रीड रेदर देन राइट। रीड और राइट, रीड के पहले टू लग गया तो इन्फिनेटिव, तो इसका मतलब हो जाएगा देन या फिर रेदर देन, दो में से कोई भी आंसर करेक्ट। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया होगा सभी को। और एक और इंपॉर्टेंट जो चीज आपकी थी, याद रखिएगा, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था, ये अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है, क्या प्रेफर जो होता है वर्ड, याद रख लीजिएगा, प्रेफर का एक वर्ड होता है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है प्रेफरेबल। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। प्रेफर के बारे में हमने बता ही दिया आप लोगों को, 3 पॉइंट हमने बताए कि जब आपका जो प्रेफर के बाद में टू का यूज तब होता है जब दो नाउंस के बीच तुलना हो और दो जीरन के बीच तुलना हो तो हम लोग टू लगा देंगे। और यहाँ पे जब इन्फिनेटिव्स के बीच तुलना हो तो देन या फिर रेदर देन। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको ये मिल गए थे। चौथा क्वेश्चन ये हो गया, प्रेफर की कॉम्परेटिव डिग्री होती है प्रेफरेबल। क्या होती है, प्रेफर की कॉम्परेटिव डिग्री होती है प्रेफरेबल। इसका मतलब होता है अधिक पसंद करने योग। तो एबल, प्रेफर माने पसंद करना, और एबल जहां लग जाए तो एबल का मतलब होता है के योग। इसका मतलब होता है के योग होता है। इसका मतलब याद रख लेना, प्रेफरेबल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आता है। प्रेफरेबल के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। कुछ भी दिया गया हो उससे कोई मतलब नहीं है, प्रेफरेबल अपने साथ हमेशा टू लेता है। दूसरी चीज और याद रख लेना, जब प्रेफर की कॉम्पिटिटिव डिग्री आपकी ये प्रेफरेबल लिखी हुई है तो इसके पहले कभी भी मोर मत लगाइएगा, क्योंकि मोर भी कॉम्परेटिव और ए भी कॉम्परेटिव और डबल कॉम्परेटिव का यूज एक साथ नहीं होता है। याद रखना, ये गलत हो जाएगा। प्रेफरेबल ऑलरेडी कॉम्परेटिव है, जैसे बेटर के साथ मोर नहीं आएगा, ग्रेटर के साथ मोर नहीं आएगा, हायर के साथ मोर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्परेटिव है तो इसमें मोर लगाने की जरूरत नहीं है। मोर का यूज कब होता है बेटा, जिसकी कॉम्परेटिव डिग्री नहीं बन पाती है, जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, आप यहां पे लगा सकते हैं, बट यहां पे नहीं लगाएंगे। अगर लगा मिल जाए समझ लेना गलत है, या तो पेपर में इसकी एरर दे देगा आपको, या प्रेफरेबल के साथ यहां पे देन लगा देगा, या टू की जगह वो क्या लगा देगा बेटा यहां पे देन। ये भी गलत, क्योंकि कॉम्पिटिटिव डिग्री के साथ हमने पढ़ा हमेशा देन आता है, बेटर देन, ग्रेटर देन, हायर देन। बट ये एक्सेप्शनल है, ये अपवादी है, इसके साथ देन नहीं आता है, इसके साथ हमेशा टू आता है। जैसे अब एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहां पे एक आपको एग्जाम्पल देके बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहां पे विंटर, लिखा हुआ विंटर इज प्रेफरेबल, लिखा हुआ विंटर इज, एक मिनट, विंटर इज प्रेफरेबल टू समर। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसी प्रेफरेबल का ही एक एग्जाम्पल है, समझ लीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ विंटर, विंटर इज, विंटर इज प्रेफरेबल टू समर।
विंटर इज प्रेफरेबल टू समर। तो आपने कहा सर यहां पे लिखा था आपका प्रेफरेबल, तो याद रख लेना प्रेफर की कॉम्पिटिटिव डिग्री ये कौन सी लिखी है, प्रेफरेबल। क्लियर, इसके पहले कभी भी यहाँ पे मोर मत लगाइएगा, अगर लगा मिल जाए समझ लेना ये गलत है। दूसरी चीज, प्रेफरेबल अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लेता है, टू लेता है। और कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज कब होता है, जब दो में तुलना हो, यहाँ विंटर और यहाँ पे समर, दो के बीच तुलना हो रही है, बिल्कुल सही है। तो विंटर इज प्रेफरेबल टू समर होगा, ना तो यहाँ पे मोर लगेगा, ना तो यहाँ पे कभी देन मत लगाइएगा, याद रखिएगा। इसके साथ हमेशा टू आता है और इसके पहले मोर नहीं आता है। ये बढ़िया क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही प्रेफर्स मिल्क आपका नाउन, कॉफी नाउन, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, तो ही प्रेफर्स मिल्क टू कॉफी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मिल्क टू कॉफी। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे ये सभी क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट। बस ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे, जो हमने आपसे पहले भी बोला था कि आज हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। देखा आप लोगों ने, बढ़िया क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके आंसर गलत आ रहे होंगे, जब हमने आपको बताया होगा तब आपके सही हो गए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी आपको वीडियो मिलते रहेंगी, क्लासेस मिलती रहेंगी आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे बैंक हो, ये हर एग्जाम को कवर करेगा, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सभी के लिए। इसी तरीके से और भी वीडियो आगे आपको मिलते रहेंगे। थोड़ी सी जो आपको जानकारी जो देना थी वो यहाँ पे समझ लीजिएगा थोड़ा सा। जो आपको प्रैक्टिस बैच जो ऑनलाइन स्टार्ट होना था 25 दिसंबर से आपका एक ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच आपका शुरू होना था, वो अभी आपका डिले कर दिया गया है। वो अभी आपको डिले कर दिया बैच को हमने। ये बैच आपको ये 2 जनवरी से मिलेगा आपको। ये 2 जनवरी से ये बैच प्रॉपर वे पे आपको मिलने लगेगा। जिन बच्चों ने प्ले स्टोर से MK Academy ऐप डाउनलोड कर लिया है तो आपको इसी बैच में क्लासेस मिलेगी। और जो बच्चा अभी तक नहीं किया है तो प्ले स्टोर से MK Academy ऐप अपना सेकेंड पोजीशन में है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसी पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। वो मिलेंगी 2 जनवरी से, यानी नया साल मना लोगे 1 तारीख से। 2 से हम लोग अब एक साथ जो है क्लासेस कर रहे होंगे साथ में, और बहुत आनंद आने वाला है आप लोगों के लिए। क्लियर, क्योंकि अभी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण अभी डिले कर दिया गया है। जब तक आप लोग यूट्यूब में इसी तरह से जुड़े रहिएगा तो इसमें आपको डेली क्लासेस आपको मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है डेली आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी यूट्यूब के थ्रू आपको क्लासेस देते रहेंगे। बाकी जो क्लासेस जो हमने बताया था पेड वाला, वो आपको मिलेगा 2 जनवरी से। और इसका जो बच्चे पूछ रहे थे क्या है सीन, तो याद रखिएगा 299 आपका है, इसका जो है 299 रुपए अभी हमने इसका रखा होगा प्रैक्टिस बैच वाला जो अपना है। ठीक है, ये आपका जो है 6 मंथ तक वैलिड है। कई बच्चे सोच रहे थे कि सर ये 1 महीने तक के लिए है, नहीं, ये 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। आपको 6 महीने हम आपको इस 299 में आपको पूरी प्रैक्टिस कराएंगे बराबर। डेली आपको 1 घंटे की क्लास होगी, वो जो टाइमिंग होगी वो 8 से 9 होगी, नाइट में 8 से 9 डेली आपको क्लासेस मिलेगी। रात में जो है 8 से 9 आराम से आप इसको देख पा रहे होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।